455 से 467 स्कंदगुप्त, ये पहले भी लिखवाए हुए हैं आप लोग को। 455 हुणों का आक्रमण प्रारंभ शुरुआत हुआ, फिर 467 टू 494 यानी 467 से 494, 67 से 94 क्या है? बुद्धगुप्त। इसके बाद 95 से 95, 495 टू 510, यह मेजर जो गुप्ता है उसका आखिरी कड़ी है भानुगुप्त। बुद्धगुप्त के बाद भानुगुप्त, ठीक है। 510 तक 495 टू 5 भानुगुप्त, यही लिखिए गुप्त साम्राज्य का अंत। अब इसके बाद जो होगा उसको कहेंगे परवर्ती गुप्त, लेटर गुप्ताज, पोस्ट गुप्ता। लेकिन वो नहीं, ये लेटर गुप्ता है। पोस्ट गुप्ता गुप्त के बाद, इसमें गुप्त ही रहेगा लेकिन छोटे मोटे रहेंगे, नहीं होता है। मैंने बताया था कि राज्य पहले बड़ा होता है, फिर टूट के छोटे छोटे राज्य बनता है, फिर जुट के फिर बड़ा बनता है, यही क्रम चलता है। इसी तरीके से चलता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए 530, 530 यानी 10-20 साल उठापटक हुआ और 30 में लेटर गुप्ता का उद्भव हुआ, परवर्ती गुप्त का उत्कर्ष। अब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 100 साल ऐसे ही ठूक ठाक चल रहा है, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ 100 साल तक, तो आप लोग के लिए आराम हो गया, लिखना नहीं पड़ेगा कुछ। अब सीधे लिखिए 635, 635। नहीं, हर्षवर्धन को बिहार से क्या लेना देना है? नहीं, वो तो देखिए लिखने वाले वैसे लोग हैं कि जो किताब लिख रहे हैं, कुछ अच्छे लेखकों को छोड़ दिया जाए। जो आजकल जो कंपटीशन के लिए किताबें मिल रही है ना, वो सब पब्लिशर लिख रहे हैं जिनके पास कोई पढ़ने लिखने का अनुभव नहीं है, उनको किताब बेचने आता है। नहीं, देखिए फैक्ट तो यह है कि हारे ही थे, इसमें कहीं से मानने की बात नहीं है। आप किसी भी एंगल से हिस्ट्री को पकड़िए, केवल इमोशनल एंगल से मत पकड़िए। फैक्ट है कि उतनी बड़ी सेना नहीं थी, उतना साहस और शौर्य था, लेकिन हार गए। तो हारने का सेंस भी दूसरा है कई तरह से। वो अंत तक उनको हारा इसलिए नहीं माना गया कि उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया, वो अलग एंगल है। जंगल में रहे, घास की रोटी खाए, तो घास का रोटी थोड़े खाए होंगे, कुछ भी खाए होंगे, घास तो खा ही नहीं सकता। तो ये कहने के लिए बात है, ठीक है। चलिए लिखिए 635 में एक बड़ी घटना होती है, युआन च्वांग। क्या नाम है? युआन च्वांग, यह बिहार आता है, ठीक है। फिर 35 के बाद 40-50 साल तक ऐसे ही शांति रहा और 673, 673 में एक बंदा आता है, उसका नाम है इत सिंह की बिहार यात्रा। अब पहले हम क्या पढ़ते थे? इत सिंह की भारत यात्रा। यहाँ क्या हो गया? आदमी वही है, उसका बिहार यात्रा। तो अभी तक हम 4 का देख लिए। एक आया मेगास्थनीज गुप्त के समय, फाहियान किसके समय? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। फिर आया युआन च्वांग, कब? 635 में। और 673 में कौन आया? इत सिंह। चलिए अब 750 से 1175 एक लंबा शासनकाल है किसका? 750 टू 1175। कितना साल हो गया? लगभग 450 साल हो गया। 450 साल का इतिहास है पाल शासकों का। तो चोल यहाँ नहीं आएगा ना, बिहार कहाँ आएगा? हम बिहार के पर्सपेक्टिव में पढ़ें। वो तो गंगा का जल लेने के लिए एक बार आया था, तो बिहार थोड़े आया था। तो हम तो बोल रहे हैं कि 16 सोर्स लीजिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक से पढ़िए और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी गलत नहीं है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देखिए। हिस्ट्री में हम लोग 2 चीज़ पढ़े थे कि साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य जब मिलता है तो हिस्ट्री का निर्माण होता है। तो एंशिएंट में भले हम लोग लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन एंशिएंट बहुत आसान है। पूछिए क्यों? एंशिएंट में सोर्सेज कम है, दोनों मिल नहीं रहा है। तो जब सोर्स कम है तो मटेरियल कम है। लेकिन अब जब मॉडर्न तक आइएगा तो मान लीजिए आपको इंसाइक्लोपीडिया मिलना शुरू हो जाता है। तो हर इंसाइक्लोपीडिया एक हिस्ट्री है। जितना किताब है, मान लीजिए अष्टाध्यायी में 2 बात लिखा है तो वो इतिहास है, और बाकी सब बात इतिहास नहीं है।
तो डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा है कि हर पुराण ही यदि प्रमाणिक मान लिया जाए कि पुराण भी इतिहास का पार्ट है और पुराण का साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिल जाए तो आपको तो 108 पुराण पढ़ना पड़ेगा ना। अभी जो 18-16 में वो भी एक एक दो दो लाइन पढ़ के काम चल जा रहा है। तो वैसे यदि सोर्स पकड़िएगा ना, केवल बाबरनामा पढ़िएगा तो उसी से 1000 बातें आ सकती हैं। तो तुजुके बाबरी अलग चीज़ है। तो इसलिए उसी में एक कंसेप्ट डेवलप करके और चीज़ों को ससरी तौर पर पढ़ के आगे बढ़ा जाता है विद्यार्थी बनने के लिए। जब शोध करना होगा तो कालिदास के साहित्य में गालियाँ, क्या है विषय? कालिदास के साहित्य में गालियाँ। तो अब कालिदास का कितना किताब बताए थे हम? 7 किताब। एक किताब और है तो 8 किताब मोटा मोटी। तो उनका 8 किताब लेके खोजिए कहाँ कहाँ गाली दिए हैं। इस पर हमारे एक सीनियर हैं, उन्होंने रिसर्च किया और उनको पीएचडी की डिग्री और डॉक्टर की उपाधि मिली कालिदास के साहित्य में गाली खोदने के लिए। तो काली और गाली का संयोग भी होता है सर। तो रिसर्च नहीं करना है, आगे बढ़ना है। 750 से 1175, ठीक है। अब इसमें मतलब ये नहीं कि 1175 तक लगातार बिहार का ही इतिहास परमानेंट रहेगा। इसमें भी महत्वपूर्ण शासकों का इतिहास ही हमको देखना है जो बिहार के पर्सपेक्टिव में रहा। लिखिए 750 से 770 गोपाल का बहुत महत्वपूर्ण काम है ओदंतपुरी। लिख लीजिए वहीं पर, गोपाल का शासनकाल और ओदंतपुरी बिहार की स्थापना। तो नालंदा का स्थापना कौन किया था, कब किया था? 415 से 55 के बीच में। तो कुमारगुप्त के समय नालंदा और गोपाल के समय ओदंतपुरी। चलिए आगे बढ़िए। 770 से 810, 770 से 810 क्या है, किसका काल है? बोलिए बोलिए ठीक से। धर्मपाल, ठीक है। विक्रमशिला, गुड। चलिए तो एक अच्छा नया इन्फॉर्मेशन हो गया ना। 770 से 810 धर्मपाल, और धर्मपाल के समय ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। इसी को तहस नहस किया था नालंदा को। तो विक्रमशिला का कुछ पार्ट अभी भी बचा, भग्नावशेष है खूब। ऐसा जो दिखता है वो विक्रमशिला का ही है, भग्नावशेष। चलिए नेक्स्ट लिखिए 810 से 855 देवपाल। अब यदि बीपीएससी में सवाल आएगा तो एक सवाल आएगा देवपाल की, सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए किसका समय जाना जाता था पाल वंश में? तो देवपाल का। कल्चरल राइज जो है इसके समय ज़्यादा था, सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल। ये कंसेप्ट की बात है, ठीक है। उसके बाद टाइम का इशू नहीं है। 858 से 912 चाहे तो लिख सकते हैं नारायण पाल। 912 से 936 राज्यपाल, ये सब ऐसे ही हैं। तो नारायण पाल और राज्यपाल लिख लीजिए, केवल उसके नीचे डेट का जरूरत नहीं है। आगे लिखिए सेन वंश। अब सेन वंश कहाँ का है? बंगाल का है। पाल भी कहाँ का है? बंगाल का है। लेकिन इनका बिहार में क्या इंक्रोचमेंट है हमको उससे मतलब है, अभी ओवरऑल नहीं देखना है। तो सेन वंश कब आ जा रहा है? 1095 में, जबकि पाल वंश का कहाँ तक है? तो यानी कि कहीं ना कहीं वो संघर्ष का दौर होगा, ठीक है। लेकिन सेन वंश का बिहार में शासनकाल 2 साल मात्र, सॉरी 2 साल नहीं, 102 साल। 1095 से 1197। सेन वंश कब से कब तक बिहार में? 1095 टू 1197, 1197, 102 साल, ठीक है विजेता। 102 साल हो रहा है ना, जुड़ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर इनको रोक दीजिए सेन वंश को। आगे लिखिए 1097 से शुरुआत होता है। 97 कहीं कहीं 98 भी है, मतलब कि 1097, 1098 बहुत ही महत्वपूर्ण वंश बिहार में होता है पैदा, मिथिला के क्षेत्र में कर्नाट वंश, जिससे एक ही पीटी में 3 सवाल, 2 सवाल, ये भी बहुत है ना। एक वंश से 2 सवाल, पहला कौन आखिरी कौन, उसी वंश का पूछ दिया। और ऐसा था कि एग्जाम देने जा रही थी तो हम ये बोले कि हम सब वंश पढ़ लिए, मतलब कर्नाट वंश पढ़ी हो, कर्नाट से पूछ देगा तब। और
कर्नाट से दो सवाल पूछ दिया। बोले कि आपको क्वेश्चन पता था क्या कि पहले तो कई बार हो जाता है। इस बार कर्नाट नहीं पूछेगा, लिख लीजिए, लेकिन इस बार चेरो पूछेगा। चेरो वन से बीपीएससी में एक सवाल जरूर आएगा इस बार, इसलिए उसको मार्क नामों ने उसी से चेरो वंश। चेर नहीं, वो चेर है, ये चेरो है। कर्नाट वंश का उदय, इसी कर्नाट वंश का अंत करेगा तुगलक। कौन करेगा अंत? तुगलक। चलिए वो आगे जब आएगा तो आ ही जाएगा डेट में, बताएंगे जब चेरो भी बताएंगे। लिखिए 1180 में इमाम ताज फ़कीर, इमाम थे ताज फ़कीर, ये बिहार आने वाले पहले प्रमुख इमाम में से थे। ताज फ़कीर कहा जाए कि जो सूफी परंपरा बिहार में आई उसमें शुरुआती दौर में कौन थे? तो ताज फ़कीर। ठीक है, मनेर में आके रहना शुरू किया। ये तो हाँ। लिखिए 1197-98 बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित किया। 1197-98 1197-98 बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित किया। और यहीं से पूछ दिया, मतलब सवाल को घुमा कर पूछे कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब? तो जवाब यही होगा 1197-98। तुर्क सत्ता, तुच्छ सत्ता नहीं, तुर्क। ठीक है, फिर लिखिए 200 एक ही बार 100 साल आगे चलिए। 1290 से 1381 के बीच किसका? अलाउद्दीन नहीं, अलाउद्दीन का नहीं पता रहा, अलाउद्दीन तो दिल्ली में है। देखिए बिहार में क्या हुआ है, अब कंसेप्ट को समझिएगा, जैसे मेडिवल फेज आएगा। अब दिल्ली यहाँ है, यहाँ पर मुगल वंश है, ठीक है। वो लोग क्या किया कि मुगल सेंट्रल सत्ता है, अब यहाँ मोदी बैठे हैं मान लीजिए, तो ममता जी उनकी बात मान रही हैं। वो कह रहे हैं ईर तो कह रहा मीर, वो कह रहा पीर तो कह रहा फिर। तो ऐसा संघर्ष अभी जब चल रहा है मॉडर्न एज में, जब इतना चेक एंड बैलेंस है, तो बंगाल का जो भी सुल्तान रहा ना, कभी भी दिल्ली के हद में रहना नहीं चाहा। अब बलबन भेजा तुगरिल खां को कि तुम रहना यहाँ पर। तुगरिल खां बोला कि हम तुमको कुछ देवे नहीं करेंगे। ये लोग करता क्या था, यहाँ दिल्ली का सत्ता है तो हम यहाँ पे राज्यपाल बनाएंगे, यहाँ राज्यपाल बनाएंगे, चाहे यहाँ पर अपना एक आदमी देंगे, एजेंट कहिए, गवर्नर कहिए, जो कहिए वर्ड यूज कीजिए। मेन मकसद क्या है कि जो यहाँ टैक्स का कलेक्शन होगा उसको सेंटर को भेजना है। जब तक वो सेंटर को भेज रहा है, इसका मतलब आपकी सत्ता को स्वीकार कर रहा है। जिस दिन टैक्स जाना बंद हो गया, हमला शुरू, यही होगा ना। तो होता क्या था कि बिहार पड़ता था यहाँ पर, बंगाल यहाँ पर और दिल्ली यहाँ। तो दिल्ली सोचता था कि बिहार हमारे नियंत्रण में है, और यहाँ के शासक धाएँ धाएँ सोचते थे कि हमारे नियंत्रण में रहेगा। तो बिहार एक बेहतर दुआब क्षेत्र में कर क्षेत्र था। क्या था? टैक्स प्लेस था ना, जहाँ से कर की उगाही होती थी। तो उस पर हमला करने के लिए और उसको कब्जा में रखने के लिए इधर का भी हमला बिहार को झेलना है और इधर का हमला भी बिहार को झेलना है। समझ आ रही बात? तो इसी का संघर्ष चलेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अपना नवाब नियुक्त करेगा। पहले तो ये लोग अपना बंगाल में नवाब नियुक्त करेगा, लेकिन वो बंगाल का नवाब इसका बातें नहीं मानेगा, तो फिर वो अलग से हो जाएगा। तो ये संघर्ष, तो ज़्यादातर कैश काइंड में होता था, बहुत कम कैश में होता था। वही जैसे कि 2/3, 3/5 जो कहते हैं ना, तो 5 भाग हो गया तो 3 भाग ले लिए। तो वही होता था ना कि मान लीजिए आपका हम बात नहीं माने, अपना सिक्का चला दिए, अपना लोकल कुछ कर दिए। तो फिर उधर से आया बलबन अधा के तुगरिल खां का विद्रोह को दबाने के लिए बलबन क्या कहता देखे थे ना, जितना उसका समर्थक था सबको मार के और रोड कलकत्ता के सड़क पर दोनों साइड लाश टंगवा दिया था बलबन। कई एक किलोमीटर तक, मतलब 1-2 किलोमीटर तक नहीं, कई एक किलोमीटर तक। फिर अगला 10 साल तक कोई विद्रोह नहीं हुआ, वही लोकल ही होगा। तो बहुत सारे, पहले क्या था कि ठीक है नहीं पसंद है गर्दन उड़ा दो, तो नीचे पहुंचने से पहले गर्दन उड़ा दिया। तो यह जान जाइए, लोकतंत्र का सबसे खराब रूप भी राजतंत्र के सबसे बेहतर रूप से बेहतर होता है।
पूरा सेंटेंस समझ में आया? लोकतंत्र का सबसे खराब रूप भी राजतंत्र के सबसे बेहतर रूप से बेहतर होता है। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज बेटर देन द बेस्ट फॉर्म ऑफ मोनार्की। ठीक है ना? जैसे क्या, मान लिया अशोक बहुत अच्छा आदमी है, राजा है, लेकिन राजा कितना भी बढ़िया होगा, निरंकुश होगा ना। मोदी को यदि मन करे कि नहीं अब किसी का गर्दन उड़ा देना है तो उड़ा सकते हैं? देयर आर मेनी चेक एंड बैलेंस। वो वहाँ से तो राष्ट्रपति के पास, तो इधर से तो सुप्रीम कोर्ट के पास, तो इधर से मीडिया है, तो इधर से कैमरा है, बहुत सारा दिक्कत है। वर्ल्ड है, यूएनओ है, तमाम अमेरिका है, प्रेशर ग्रुप्स हैं। लेकिन अकबर को यदि मन करता कि भाई उड़ा दो, ठीक है, आदमी तो ठीक है लग रहा है, उड़ा दो। अधम खां जिसकी माँ ने इसको पाल पोस के बड़ा किया, धाय जिसको कहते हैं, दाई मतलब धाय, जिसका दूध पियाई अकबर, उसको तो छत से उठा के फेंकने में उसको देर नहीं लगा। अधम खां, महामनगा जो थी क्या थी, इसको पाली थी, और उसके बेटे को छत से उठा के फेंक दिया। ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह पर है, लेकिन उठा के फेंक दिया। उसके बाद भी मन नहीं बना तो हाथी से सर को चलवा दिया, पटक दिया, पटक के चेक कर रहा होगा ठीक है कि नहीं। तो इस तरह का, तो ये निरंकुशता है। अकबर अपने शासन के 21 साल तक जजिया का दोहन किए। कितने साल तक? 21 साल तक, शुरुआती दौर में। 21 साल जो व्यक्ति जजिया लिया, वो कह रहा है कि हम बहुत उदार थे। जजिया की कैसा टैक्स था? हिंदुओं पे लगाया गया था जजिया। हाँ, अब जाके जजिया केवल हिंदुओं पर लगता था, या गैर मुस्लिम, हिंदू भी नहीं, गैर मुस्लिमों पर, जितने भी गैर मुस्लिम हैं। क्यों? यह सेफ्टी टैक्स था कि आप, जैसे कि हफ्ता वसूली होता है ना, वैसा था ये कि आप हमारे राज्य में सुरक्षित रहेंगे, जजिया देते रहिए। शासन अपने मतलब सिटीजन को सुरक्षा के एवज में कर ले रहा है, दैट इज जजिया। समझ आया? इसलिए इतना बदनाम करता जजिया। जजिया को हटाने पे आदमी उदार कहलाता था। जहांगीर का शासन कितने साल का था? सब घोर मट्ठा हो रहा है। 1605 से शुरू हुआ था। हाँ, नहीं, अरे कैसे आप लोग देखिए, अकबर के बाद जहांगीर, अकबर का 1605 में ख़त्म हो जा रहा है। फिर जहांगीर के बाद शाहजहाँ का 1628 से शुरू हो रहा है, तो 5 से 28 तक ना होगा, 23 साल रहा जहांगीर, है ना। जहांगीर अपने पूरे शासनकाल में जजिया नहीं लगाया। उसको तो जब प्यार किया तो डरना कैसे फुर्सते नहीं था, तो क्या करेगा? वही ना था, अनारकली का सलीम तो जहांगीर ही था। तो जहांगीर का हम इतना बड़ाई करते हैं, जो अपने 23 साल के शासन में जजिया नहीं लगाया। तो उसका बाबू नहीं लगाया तो समझ जाती है ठीक नहीं है। तो लेकिन जहांगीर का जितना शासनकाल है उतना दिन तक अकबर लगा के रखा, तो उसका छोटा था ना, उसको बुद्धि नहीं था, बड़ा हुआ तो समझा नहीं रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए। अबोध था, बेचारा था, बाघ का नाखून पहन के आदमी का सीना चीर देता था, कहता अबोध था। अरे अबोधपन तो ऐसा है ना, 16 को महारानी रखे कहे अबोध है, तो अबोध आदमी को 16 महारानी का बोध कैसे हो गया? हा? कि आज हम मरियम के पास जाएंगे, कि आज हम हक्कानी के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे? है? तो कोई अबोधपन नहीं होता है सब। हमारे एक सीनियर थे, टीचर थे, हम पढ़ाते थे हमको, उनका यूपीएससी में इंटरव्यू था 1993 में। तो इंटरव्यू में गए, आईपीएस फर्स्ट चॉइस दिए थे, और उसमें को पकड़ के टाड़ा में बंद कर दिया था भीतर। तो पूछा सवाल कि भाई आईपीएस आपका है, का मामला आपके पास यदि आएगा और उसको टाड़ा में बंद किया है तो बताइए आप क्या करते? मतलब बहुत पीटते उसको, सरिया के पीटते, जवाब दे दिए। मतलब क्यों? नहीं सर यही किया ही है। मतलब ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? एक्सट्रीम आंसर था।
बोले नहीं सर, जो आदमी अपना 10 मिनट हंसने का कीमत जानता है, कैमरा पे 10 मिनट एक्टिंग करने का कीमत जानता है और लेता है, वो व्यक्ति नहीं जानता कि AK-47 रखने पर क्या होता है। उसका कीमत लिया होगा ये, उसका पैसा लिया होगा, इसलिए उसको बना के पीटना चाहिए, सब उगल देगा। तो वो तो नहीं है उगला, ये लोग इनको निकाल दिया, नहीं हो पाया तो लेकिन बाद में बहुत ही अच्छे टीचर बने UPSC के। इतना मतलब सेल्फ स्टीम है। इतिहास में उनके ऐसा टीचर आज तक हम नहीं देखे। हम लोग वैसे वो कहते थे कि आप हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं, और उसका प्रमाण भी मिला कि जब हम कितने साल बाद, लगभग 2-3 साल पहले और क्या मतलब 99 या 2000 के आस तक उनसे हम पढ़े, और उसके बाद 17 साल बाद उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो वो एक बार में एक कॉल पे पहचान गए। कहने का मतलब है कि देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि IAS ही सब कुछ होता है, लेकिन जब तक आप प्रयास कर रहे हैं एकदम मान के चलिए कि वही सब कुछ होता है। चलिए याहिया, ये लिखिए 1290 से 1381, यह जीवन काल है मनेरी का। किस मनेरी का? मनेरी। उनका पूरा नाम था संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी। मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी, सरफुद्दीन याहिया मनेरी। 1324-25 लिखिए, 1324-25। दिल्ली में किसका शासन चल रहा है अभी? 1324-25 में दिल्ली में कौन होगा? तुगलक। 20 में खिलजी खत्म हो जाएगा ना, 1290 से 1320 खिलजी। याद रखिए, चीज़ों को जोड़ के रखिए और इसको टफ मत मानिए। देखिए, मानिएगा तो हार है, जीत ठानिएगा तो जीत है। गुलाम वंश 1206 से शुरू होता है, 90 में ख़त्म हो जाता है। 90 से शुरू होता है, खिलजी वंश ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। लिखिए, इसी समय गयासुद्दीन तुगलक बिहार का अभियान करता है 1324 से 25 में, और आया बिहार तो क्या करके गया? कर्नाट वंश का अंत कर दिया। कर्नाट वंश, मिथिला का जो कर्नाट वंश है, गयासुद्दीन तुगलक बिहार आया और कर्नाट वंश को अंत कर दिया। फिर 1359 से 60, 1359 यानी 59-60, 1359 फिरोज शाह तुगलक का बिहार। मान लीजिए एक सवाल बना देगा कि कब गयासुद्दीन तुगलक कब आया, फिरोज शाह तुगलक कब आया। फिरोज शाह तुगलक बिहार आया, और झारखंड के कुछ क्षेत्र जो भी अभी झारखंड है यानी बिहार का ही था, उस पर सैनिक कार्रवाई की। ये सब आता था विद्रोह को दबाने के लिए। जब इसके छोटे मोटे सेनापतियों से काम नहीं चलता था तो ये लोग खुद आता था कि अब हम खुद तो सैनिक कार्रवाई की। जब ये आ गया तो 1504 में कौन है वहाँ पर दिल्ली में? लोधी, सिकंदर लोधी। तो वो भी आएगा बिहार, तो भी लिखिए सिकंदर लोधी का बिहार आक्रमण 1504 में। फिर 24 साल बाद एक नुहानी वंश था बिहार में, नुहानी वंश। तो ये नुहानी बिहार में बढ़े कब से कब तक? 4 साल में, 1528 से लेके 1532 तक। इस समय दिल्ली में किसका शासन है? शाहजहाँ नहीं, 1500 चल रहा है ना। अब बाबर आएगा, आ गया, ठीक है। 1528 से 32 नूरानी। तो इसमें 30 तक बाबर है और 30 के बाद हुमायूं है। 1528 से 32 नुहानी वंश। हाँ, नुहानियों का उत्कर्ष। नुहानी शेरशाह 1540 नहीं, शेरशाह भी नहीं, नुहानी अलग है, उसके पहले उसका अलग से कहानी बताएंगे, नुहानी का कहानी। लिखिए, अब 1529 में घाघरा का जो युद्ध होता है, जो अब नुहानी अफगानी थे, तो घाघरा के युद्ध में इन्हीं नुहानियों के खिलाफ बाबर ने युद्ध जीता था। 1529 में घाघरा में नुहानियों के खिलाफ बाबर की जीत। हाँ, फिर 1532 में बाबर का बेटा हुमायूं, देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध कहते हैं उसको। 1532 में देवरा का युद्ध। तो बताइए अश्विन, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? बिना देखे बताना, एक लाइन पहले बताया। हाँ, गुड। और देवरा का युद्ध, ठीक है। चलिए, हुमायूं वर्सेस नुहानी, ये देवरा, और बाबर वर्सेस नुहानी घाघरा। चलिए, 1536 सूरजगढ़ की लड़ाई, यह भी मुगलों वर्सेस सूरजगढ़।
1536 यह शेर शाह के साथ। फिर 1539 बहुत फेमस है, हाँ शेरशाह के साथ। छोटी मोटा झड़प था लोकल, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव के साथ हुआ था, प्रतिनिधि के साथ। शेरशाह इसमें जीता था। सूरजगढ़ वही उसी बॉर्डर के आसपास, मतलब यूपी के आसपास पड़। हाँ, शेरशाह का कहानी बड़ा रोचक है, ध्यान से समझिएगा। शेरशाह क्या है कि पहले एक आदमी के यहाँ नौकरी करता है तो दूसरे के खिलाफ लड़ता है, फिर दूसरे के यहाँ मतलब मुगलों के दुश्मनों के यहाँ नौकरी करता है, मुगलों से लड़ता है, फिर मुगलों के किसी नायब के यहाँ नौकरी कर लेता है, फिर तीसरे से लड़ता है। तो वो तीन जगह अलग अलग जो दुश्मन हैं उनके यहाँ नौकरी करके और सारा गुण सीख के फिर अपना अलग से इसको हराता है चौसा में। 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं को हराता है शेरशाह सूरी, और 1540 से पहले मात्र 5 साल इसका शासनकाल रहा शेरशाह का। 1541 में पटना का पुनर्निर्माण करवाता है, 1541 में पटना का पुनर्निर्माण और प्रांतीय राजधानी के रूप में पटना का विकास। एकमात्र ऐसा, ऐसे तो बहुत सारे सुल्तान हैं, लेकिन शेरशाह ने जीते जी अपना मकबरा बना दिया था। उसी मकबरे को शेरशाह का रोजा कहते हैं, ससाराम वाला। या बोला था कि हम मर जाएंगे तो मतलब पहले कैसा दिखेगा देख लेते हैं, वहीं बीच में जाके गाड़ देना हमको, तो वही गाड़ दिया सब धर के उसको। हाँ, लेकिन वो मरा ऐसा कि उसका मिला ही नहीं लास्ट ढंग से। बारूद के ढेर कलिंजर में बारूद पर चिंगारी गिर गया और ये मर गया। यदि नहीं मरता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। अकबर ने जितने भी कर संशोधन किए, चाहे जो भी लगाया, सब ज़्यादातर शेरशाह से लिए गए थे। शेरशाह का प्रणाली अशोक से लिया गया था, और अशोक से शेरशाह और शेरशाह से अकबर। जीटी रोड का कच्चा काम अशोक ने किया था, इसका रिपेयरिंग कराने का काम शेरशाह ने किया, और इसको बाद में वाजपेयी बनाया। वाजपेयी जी इसको तो मरम्मत ही पूछेगा, निर्माण नहीं पूछेगा। शेरशाह का मकबरा बना 1545 में। 1556 से 1576 तक एक अलग तरह के अफगानी, जैसे कराकानी अफगानी, लिखिए कराकानी अफगानी बिहार में 56 से 1576। कराकानी अफगानी, कराकानी पहले सुनी थी कराकानी के नाम, मतलब इससे घबराना नहीं है, इससे खुश होना है कि बिना कराकानी सुने भी 3 बार मेंस लिखा जा सकता है। इसलिए हाँ, तो वही पीटी निकाला जा सकता है। इसी को कह रहे हैं, कराकानी नहीं सुनी है, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है ना, इसलिए अगाध सिंधु है ना, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों से पार नहीं है, लेकिन डूबना मझधारे में साहस को स्वीकार नहीं है। तो अगम अगाध सिंधु है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। हाँ, ये पुर्तगाली का नाम पे ध्यान रखिएगा। बिहार में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन पुर्तगाली ही थे, ठीक है ना, ये नहीं कि ब्रिटिश या डच। चलिए आगे, हाँ इसी समय आएगा, लेकिन अभी लिखिए आगे। कराकानी 1574-76 अकबर, मतलब बिहार में अकबर का प्रभाव कब रहा? 1574-76 में अकबर का अभियान, 1574 से 76 तक अकबर का अभियान। यह इसी समय मुगलों का अधिकार हुआ बिहार पर, यानी अब यहाँ पर गवर्नर रहेंगे या उनके जो भी सूबेदार हों, नायब हों। क्या लिखिए, अब इसको एक प्रांत बना दिया गया, मुगल शासन का एक प्रांत 1580 में। कब? 1580 एडी में एक प्रांत बना, एक स्टेट बन गया उनका, ठीक है। और जब स्टेट बना तब घूमते टहलते कौन आया? 87 में राल्फ फिंच, देखिए 1585 से 87 में। फिर 1616 में मनेर में शाह दौलत का मकबरा बना, लिखते जाइए, इन्फॉर्मेशन है केवल। 1616 में मनेर में शाह दौलत का मकबरा बना। एक और यात्री है, विदेशी यात्री ही कहा जाएगा या मोहम्मद सादिक। 1619 में मोहम्मद सादिक का बिहार आगमन। 1619 में मोहम्मद सादिक आया, और 1621 में जो बिहार प्रांत था उसका प्रांतपति बनाया गया। प्रांतपति यानी कि इंचार्ज बनाया गया। किसको? नहीं,
राजकुमार परवेज को। फिर एक यात्री आता है 1632 में, बहुत प्रसिद्ध है, पीटर मुंडी। 1632 में, किसके समय में? शाहजहां काल में, पीटर मुंडी। इसी समय से कोई यात्री था, नाम मिस कर रहे हैं, जो कि खैनी लेके आया था भारत में। ट्रेवरनियर था शायद। ट्रेवरनियर जो है पहली बार भारतीयों को खैनी खिलाना सिखाया था, और उसके बाद पूरा भारत मरने लगा। शायद ट्रेवरनियर, ये देख लीजिएगा, टी फॉर टोबैको, टी फॉर ट्रेवरनियर, शायद हम ऐसा याद आ रहा है, एक बार हम देख के बता देंगे। ठीक है, तो ये 1632 भी इम्पोर्टेंट है। राल्फ फिंच कब आया था आशुतोष? ठीक है, 85 तक। उषा जी आप मेहनत करते रहिए, आप अच्छे ट्रैक पर हैं। ठीक है, बढ़िया है। 1632 पीटर मुंडी। पहले आया था मेगास्थनीज, फिर आया था फाइयान, फिर आया युआन च्वांग, फिर उसके बाद आया इत्सिंग, उसके बाद फिर कौन आया? ये इसमें नहीं, बिहार के लिए हम पूछ रहे हैं। बिहार में भी संयुगन साथी। वो तो हाईवे किया है, संयुगन भी आया है, लेकिन इसमें हम लिखवाए नहीं अभी। अभी फिर आपको लिखवा है पीटर मुंडी और राल्फ फिंच और मोहम्मद सादिक। आगे बढ़िए। अब आ गया खैनी लेके, लेकिन उसके पहले दो घटना बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। 1651 पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री की स्थापना। 1651 पटना में, 1651 में भी शाहजहां ही होगा ना अभी। पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, टिक लगा लीजिए इसको अलग से। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में आजकल बहुत इस पर जोर है। 1666 गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म। और यह एक ऐसी घटना है जो आदि अनादि काल तक सिखों के लिए धर्म स्थल के तौर पर बिहार का महत्व रहेगा। अब गुरु गोविंद सिंह का जब जन्म हुआ उसी साल, उससे एक साल पहले ही ट्रेवरनियर आया था बिहार, तो इसको जोड़ लीजिएगा आपस में। 65-66 1665-66 ट्रेवरनियर का बिहार आगमन। 1670-71 में जॉन मार्शल आए थे। 1670-71 में जॉन मार्शल, ये वो जॉन मार्शल नहीं थे जो हड़प्पा, वो नहीं है ये। वैसे कुछ लोग जीते हैं लंबा, इतना लंबा तो कोई नहीं जीता है। रॉबर्ट क्लाइव जो था ना, रॉबर्ट क्लाइव का एक कछुआ था, उस कछुआ का नाम रखा था सिद्धार्थ। कछुआ पाले हुए था, तो रॉबर्ट क्लाइव मर गए। जितना गवर्नर उसके बाद बना सब गवर्नर मर गया, लेकिन वो कछुआ नहीं मरा। जितना गवर्नर, आपको 38 गवर्नर के बारे में बताया था ना, 38 गवर्नर एक दिन में बताए थे, 3800 गवर्नर वो कछुआ जो है देख के मरा। अभी जाके मरा वो कछुआ, 250 साल के बाद मरा। हाँ बहुत बड़ा था, सिद्धार्थ नाम का कछुआ था। हम सोचे कि उसी पे 38 उसका बना होगा, उसी पे सब अपना अपना गवर्नर नाम लिख देते साइन करके मर जाता। तो चलिए नेक्स्ट लिखिए। जॉन मार्शल के बाद 1702 में पटना का नाम अजीमाबाद। 1702 में पटना का नाम अजीमाबाद। राजकुमार अजीम यहाँ का गवर्नर यानी प्रांतपति। राजकुमार अजीम पटना का प्रांतपति। और पटना का सौंदर्यीकरण में उस समय वो 1 करोड़ रुपया खर्चा किया था। कितना किया था पता नहीं, 1 करोड़ के आसपास खर्च किया था। 1702 में 1 करोड़ बहुत होगा, वो तो घोटाला कर दिया था। पटना सुंदर कहाँ लग रहा उतना। 1713 में ये पूछता है किस मुगल सम्राट का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था? फर्रुखसियर। 1713 मुगल सम्राट फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक। अब यहाँ तक डील हो रहा है दिल्ली से। अब अगला लिखिए, यहीं चेंज आ जाएगा। 1733 में अब मुगल कमज़ोर पड़ गए, औरंगजेब चला गया, बहादुर शाह जफर और जहांदार शाह उतने मजबूत रहे नहीं, तो 1733 में बंगाल का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण। लिखिए, बंगाल के नवाबों का 1733 में बंगाल के नवाबों का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण। और कौन बना यहाँ का नवाब? अलीवर्दी खां। 1734 से 40 तक, 1734 से 1740 तक अलीवर्दी खां। कौन क्या बना? हाँ, इस पद का नाम था नायब नवाब। क्या बोलते थे? नायब नवाब। नायब नवाब 1734 से 40 तक। ठीक है।
40 से 48 तक इस पद पे कौन रहा ये पूछता है, इसको भी टिक कीजिएगा। हैबत जंग, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इस बार एक सवाल बन सकता है। हैबत जंग, इसको टिक कर लीजिए और फिर जब पेपर आएगा तो उसको मिलाइएगा कि ये सही में क्वेश्चन। नवाब के पद पर हाँ, हैबत जंग के बारे में सवाल पूछेगा आपसे। हैबत जंग बिहार में नायब नवाब पद पर कब से कब रहे, या हैबत जंग कौन था पूछेगा। हैबत जंग कौन था, तो नायब नवाब बिहार का था, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है ये। पूछेगा। इसको टिक करके और मिलाइएगा। नहीं वैसे तो आप लोग आइएगा तो सारा आंसर मिला रहेगा आपके हाथ में, कोशिश करेंगे कि सारा आंसर आप लोग को दे दें, ठीक है। अरे 80-90 आंसर में तो कोई इशू होता नहीं है, 90 आंसर से 95 तक तो ऐसे ही डायरेक्ट यस नो में हो जाएगा। 30-35 सवाल का थोड़ा सा कंसल्ट करना पड़ता, आप लोग का भी वही रहेगा। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि वही रहेगा। चलिए, हैबत जंग हो गया। 1748 में रूहेला सरदारों का विद्रोह हुआ। 1748 में बिहार में रूहेला सरदारों का विद्रोह, और इसी हैबत जंग का वध, हत्या नहीं लिखा है, लिखा है वध। एक महत्वपूर्ण सवाल और है, बिहार में मराठों का आक्रमण कब हुआ, कोई जानकारी है? 1751 में। 1751 में बिहार में मराठों का आक्रमण। 1760 लिखिए। अब मात्र 200 साल है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, किसी को जाना नहीं ना अभी तुरंत। 1760, अली गौहर का नाम सुने होंगे, राजकुमार था अली गौहर। राजकुमार अली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध असफल अभियान। देखिए, जब शाह आलम शासक बना ना वहाँ का मुग़ल का, तो उस समय तक मुग़ल सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई थी। शाह आलम पेंशन याफ्ता, एनसीईआरटी पढ़े थे आप लोग? एनसीईआरटी पूरा आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? मॉडर्न इंडिया बताइए। हम 3 दिन का होमवर्क एक हो गया, 3 दिन के लिए बोल के गए थे और फिर 1 महीना हो गया, तब भी आप लोग नहीं पढ़े। उसको पढ़िए, एनसीईआरटी एकदम पढ़िए। इन्फॉर्मेशन तो अभी हम आपको भेजना शुरू करेंगे तो 1 लाख वन लाइनर भेज देंगे, 1 लाख, फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक एनसीईआरटी 1 लाख वन लाइनर पे भारी है। एनसीईआरटी हम कहाँ सब पढ़ने के लिए बोले, केवल मॉडर्न इंडिया का एनसीईआरटी +2 वाला पढ़िए। धीरे धीरे 2-4-10 पन्ना करके एक चैप्टर करके पढ़ते रहिए, ठीक है ना। लिखिए, उसी में एक सेंटेंस आता है, उसमें आया नहीं है लेकिन कहा जाता था दूसरे किताबों में कि ला अते पालम बादशाह शाह आलम, कहने के लिए बादशाह। बाद में तो ऐसा हो गया ना कि जैसे कि जो राया नहीं से होता है कि 16 कट्ठा में अपना नाम के पहले उपाधि लगाए हुए हैं और उतना कट्ठा जमीन भी नहीं है उसके पास, उतना बीघा जमीन भी नहीं है। तो वही बादशाह शाह आलम लाते पालम। 1760 में एक और घटना हुई थी, अंग्रेजों के संरक्षण में जो शाह आलम मारा फिर रहा था, उसका फिर से राज्याभिषेक हुआ। किसका? शाह आलम द्वितीय का। पहला अंग्रेजों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय का बेकार, इसी से तो बाद में वो त्रिपार्टाइट बना, और इसी से जो बक्सर का युद्ध में यह एक कड़ी बना। बेकार कैसे है? कहानी पढ़िएगा तब ना, आप लोग तो एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी पढ़िएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। मेन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि यह पटना में हुआ था घटना। यह घटना कहाँ का है? पटना का। चलिए, 1764 में बक्सर की लड़ाई लिखवाने की जरूरत है। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको मिल गई? अंग्रेजों को। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद किसको मिला? किसका दीवानी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें बिहार है। 1769 बिहार का प्रशासन चलाने के लिए, छोड़िए हटा दो, 17 हटा दीजिए। 1770 बिहार परिषद का गठन। 1770 में ही एक महत्वपूर्ण है, नोनिया आंदोलन हुआ था। 1770 में नोनिया आंदोलन। 1774 में 73 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था ना। तो 74 में उसी के अनुसार, उसी के प्रावधान के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा का गठन किया गया। लिखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के तहत बिहार में प्रांतीय सभा का गठन। 1789 to 1817
1789 से 1817। यदि पूछे कि देखिए, अब तुम लिखो, बिनु हम बता रहे हैं। 1789 1817, ये लंबा दौर है। यह एक मोटा मोटी दौर है बिहार में कृषक आंदोलनों का। तो पूछा जाए कि मेजर कृषक आंदोलन कब हुए बिहार में, तो इसी दौर में हुए। 1831 में बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन। 1830-31 में कोल विद्रोह, ये भी महत्वपूर्ण है। 1830-31 कोल विद्रोह। 1855-56 संथाल विद्रोह। और 1857 में 12 जून, डेट लिख लीजिएगा, 1857 में 12 जून को रोहिणी में सिपाहियों का विद्रोह। 1857 12 जून रोहिणी जगह में सिपाहियों का विद्रोह। रोहिणी जगह पर सिपाही विद्रोह, यानी जो 1857 का सिपाही म्यूटनी है वो बिहार में रोहिणी। ठीक है, अगला लिखिए 12 जून। लेकिन 3 जुलाई को पटना में पीर अली का विद्रोह। पीर अली नेता थे विद्रोह के। 3 जुलाई 57। इसमें डेट इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार डेट पूछता है। अगला भी लिखिए 25 जुलाई 1857, 25 जुलाई 1857, दानापुर और आरा में किसका विद्रोह? जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बाकी दानापुर आरा सब उन्हीं का, मतलब दानापुर, आरा और जगदीशपुर में विद्रोह। 25 जुलाई को। ठीक है, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, दानापुर और आरा सब जगह। 23 अप्रैल 1858 क्या हुआ था? कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को हराया था। एक्चुअली ये परास्त तो हुआ ही नहीं, इन्होंने हाथ काट के फेंक दिया। और ये तो कुंवर सिंह किसको हराया था, ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ली ग्रांड नाम था, ली ग्रांड। तो 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने ली ग्रांड को हराया था। 1860 में एक लड़ाई आती है, सरदारी लड़ाई। 1860 में सरदारी लड़ाई। और सरदारी लड़ाई के बाद हुआ कि नहीं अब कुछ पढ़ाई हो जाए, लड़ाई बहुत हो गया, हो जाए पढ़ाई। तो 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना। पटना कॉलेज का एक भाग डच फैक्ट्री है, पता है आप लोगों को? पटना कॉलेज का एक पार्ट डच फैक्ट्री या कारखाना या ऑफिस का ही है। बिहार से जो कोई भी बढ़िया कुछ किया है वो कहीं ना कहीं पटना कॉलेज से जुड़ा रहा है। इसलिए कभी जाकर पटना कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ लीजिएगा, ताकि आप भी जुड़ जाइए किसी न किसी रूप में। पटना कॉलेज 63। 1865 लिखिए। 1865 पटना में बहावी आंदोलन, जल्दी लिखिए। बहावी नेताओं की गिरफ्तारी, पटना के बहावी नेताओं की गिरफ्तारी 1865 में। 1867-68 में नीलहे बगान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह। इसी को बिहार में प्रथम विद्रोह कहा जाता है, नील वाला मालिकों के विरुद्ध, मतलब बगान मालिकों के विरुद्ध कृषकों का विद्रोह। इसी को बिहार में प्रथम विद्रोह भी कहा जाता है। नील जो नील का कॉन्ट्रैक्ट फार्मर थे ना, जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके खिलाफ नील की खेती करने वालों का विद्रोह। एजिटेशन अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट लिखिए 1875 से 1900 तक बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। ये कहते थे कि अंग्रेज सब हमको गोली उली का भी हमारे ऊपर असर नहीं होगा, हम भगवान हैं। और सब लोग यह मानते थे कि यह भगवान हैं, इनके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होगा और इस ऊपर है। लेकिन बाद में अंग्रेज मार दिया सब इनको। लेकिन फिर भी एक उसका मेन पर्पस ये था कि पब्लिक में यह आस्था हो जाए कि हमारा कोई नेता है जो कि इतना शक्तिशाली है। तो उस शक्तिशाली से जो जनता है वो उसके अंदर बल पैदा होता है। हाँ, चलिए अगला लिखिए। 1870 में खारवार आंदोलन, खरवार 1870। 1872 लिखिए इमदाद अली खान 1872 1872। इमदाद अली खान द्वारा, हाँ इमदाद अली खान द्वारा मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। किसकी स्थापना? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी मुजफ्फरपुर में। 73 में इसी की एक शाखा पटना में खुली। 1886 में पटना सिटी में लिखिए 1886 में लिखिए पटना सिटी में मोहम्मडन एंग्लो अरबिक स्कूल की स्थापना। पटना सिटी में मोहम्मडन एंग्लो अरबिक स्कूल की स्थापना। मोहम्मडन एंग्लो अरबिक स्कूल की स्थापना। 1899 में बीएन कॉलेज की स्थापना। आ गया ना?
कोई BN कॉलेज का विद्यार्थी है क्या इसमें? चलिए चलिए, पटना कॉलेज के भी हैं लोग, BN कॉलेज के भी हैं।